हाय फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख आज एक बार फिर आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हम आपको रिप्रोडक्शन इन एल्गी बताने चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको कायिक जनन बता दिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। और आज हम आपको बताने चल रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है देयर इज नो एनी सेक्सुअल ऑर्गन आर पार्टिसिपेटिंग इन, इसमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें कोई भी गैमीट पार्टिसिपेट नहीं करेगा फ्यूजन के लिए, कोई गैमीट पार्टिसिपेट नहीं करेगा फ्यूजन के लिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे एल्गी के कोर्स में आपके जो है नीट के कोर्स में ध्यान से सुनिएगा कि नीट के कोर्स में और इंटरमीडिएट के कोर्स में सिर्फ इंटरमीडिएट के कोर्स में सिर्फ यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह है, लेकिन नीट के कोर्स में अगर आप देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगाना है, ओडोगोनियम है, नॉस्टॉक है, नवीना है, कैराकारा है। तो इसमें इनके थोड़ा सा ब्रॉड है, नीट का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है। आप इसमें देखेंगे, आज हम आपको फिर हम आज आपको बताने चल रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्या है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जिसकी सामान्य हिंदी से ही आपकी समझ में आ गया होगा कि जिसमें सेक्स अंगों की आवश्यकता नहीं होती, लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसको हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेल की देयर आर 5 टाइप्स और 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 से लेकर के 6 प्रकार 7 प्रकार का होता है। और जो है अब इसमें मोस्टली हम आपको बताएंगे, देखिए होने के लिए तो जैसे 11 टाइप्स का है, होने के लिए तो 11 टाइप्स का है, लेकिन 11 टाइप्स का आपको पीजी लेवल पर है, जो है पीजी लेवल पर मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल पर मिलेगा। फिलहाल जितना आपको सीखना है, जितना आपको जानना है, इतने सारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन में उतना मैं बताने चल रहा हूं। आप लोग देखिएगा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन पर हम चलते हैं, जो है चल बीजाणु। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं एप्लानोस्पोर मेथड, चल बीजाणु। तो चल बीजाणु दिया है एप्लानोस्पोर मेथड, इसको कहते हैं जू स्पोर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? जू स्पोर मेथड। जू स्पोर मेथड ध्यान से देखेंगे, जू स्पोर मेथड में होता क्या है। जू स्पोर मेथड जिसको कहा जाता है चल बीजाणुविद। क्या बोलते हैं? चल बीजाणुविद। हिंदी में इसको कहा जाता है चल बीजाणुविद। चल बीजाणुविद, जू स्पोर मेथड। अब ये जू मीन्स चलना, स्पोर मीन्स बीजाणु, मेथड मीन्स विद। जू स्पोर मेथड, चल बीजाणुविद। अगर इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में स्पोर के अंदर मूवमेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे जू स्पोर मेथड। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे जू स्पोर मेथड। अब आप देखेंगे यहां पर जो जू स्पोर है, अगर कोई स्पोर लोकोमोटिव है, कोई स्पोर चल रहा है, कोई स्पोर गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वह स्पोर गति कर रहा है, यदि वह स्पोर गति कर रहा है तो उसमें फ्लैजिला जरूर होगा, सीलिया जरूर होगा। तो फ्लैजिला जो होता है वो सिंगुलर होता है, सीलिया जो होता है वो प्लूरल होता है। तो अपने फ्लैजिला से, अपने कशाभिका से ये फ्री फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे मैं जू स्पोर के विषय में बात कर रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जू स्पोर चल बीजाणुविद, इसको हम यूलोथ्रिक्स में ले रहे हैं, नहीं तो स्पायरोगायरा में ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूलोथ्रिक्स में ले रहे हैं। देखिएगा यूलोथ्रिक्स का जू स्पोर मेथड,
यूलोथ्रिक्स में ले रहे हैं, यूलोथ्रिक्स। इसमें आप देखेंगे ये एक कंप्लीट सेल है, ये कंप्लीट सेल हमने बनाया इसकी, एक कंप्लीट सेल है इस तरह से। और इस कंप्लीट सेल में देखिएगा आप लोग, ये कंप्लीट सेल हो गई इसकी, जिसमें इस कंप्लीट सेल में ये आउटर वॉल हो गई, आउटर वॉल हो गई, और ये आपका जो है ये सेल वॉल, ये आउटर वॉल या सेल वॉल हो गई, उसके बीच ये इनर वॉल हो गई, ये जो है इनर वॉल हो गई। और यहां पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका क्लोरोप्लास्ट ध्यान देंगे इस तरह से होता है, मोस्टली इस तरह से होता है इसका क्लोरोप्लास्ट। मोस्टली इस तरह से होता है इसका क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट अगर इस तरह से होता है, इस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं कॉलर शेप। तो अगर ये पूछा जाए कि इन विच टाइप्स ऑफ, इन विच शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर अकर इन यूलोथ्रिक्स, इन विच शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैव अकर इन यूलोथ्रिक्स, ऑलरेडी यू हैव नो कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हैव अकर इन यूलोथ्रिक्स। कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट जो होता है कहां पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। And spiral chlorosept have occurred in a Spirogyra. Spiral shape chlorophyll ये Spirogyra में पाया जाएगा। देखिए तो यह कार्ल शेप है। अब ये जब कंडीशन इसके फेवरेबल होती है, कंडीशन फेवरेबल के लिए मैंने फिर बताया है, और फिर आज एक बार आपको इंगित कर दे रहे हैं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसमें टेम्परेचर का जो रूल होता है, टेम्परेचर जो होता है ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा होता है अगर टेम्परेचर लो हो गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होगी, क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी ये ज्यादा होगी, बढ़ी हुई होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। शैवाल है, एल्गी है, इसके लिए वाटर की आवश्यकता होगी। तो वाटर जो होगा वो स्लो फ्लो रनिंग वाटर होगा, स्लो फ्लो रनिंग वाटर होगा, स्लो फ्लो रनिंग वाटर होगा। इस प्रकार से शैवाल स्लो फ्लो रनिंग वाटर में आ जाएंगे, शैवाल जो है स्लो फ्लो रनिंग वाटर में आ जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये शैवाल स्लो फ्लो रनिंग वाटर में आ गया तो इनके लिए प्रोसीड करना, इनके लिए जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस करना, माने आपने देखा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जो है ह्यूमिडिटी वह बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ी हुई होगी, अर्थात ठंडक ज्यादा होगी। वाटर जो होगा स्लो फ्लो रनिंग वाटर होगा, धीमी गति से बहता हुआ जल होगा, चाहे पोन्स वाटर हो, पूल्स वाटर हो, डिचेज वाटर हो, ड्रीम वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेकिन वह रनिंग वाटर होना चाहिए, स्लो फ्लो रनिंग वाटर हो। या अगर स्टोरेज वाटर है तो स्टोरेज वाटर में लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, तो जो स्पोर साइड में बनेंगे, किनारे पर बनेंगे, वे स्पोर डेड होते जाएंगे, लाइव नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं कि इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कैसे इनमें हो रहा है। तो ये जू स्पोर मेथड का है। जू स्पोर मेथड में आप देखेंगे कि जू स्पोर मेथड में ये आगे चलता है, ये सेल आगे बढ़ती है, और इस तरह से सेल में जो है, इस तरह से सेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है सेल होती है, सेल के टोटल जेनेटिक मटेरियल एक कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, सेल के जितने भी जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर के सब कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और यहाँ पर ये आउटर वॉल को छोड़ देते हैं,
और इसका न्यूक्लियस जो होता है यहाँ सेंट्रलाइज हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, जो अपने शेप को क्लियर विजिबल करना शुरू कर देता है। क्या कर देना शुरू कर देता है? क्लियर विजिबल होना शुरू कर देता है। और यहाँ पर ये सारे पार्ट ये डिवाइड हो जाते हैं, जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, जो है ये जो है साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में हो गया, तो यहां से आप देखेंगे जब ये साइटोप्लाज्म में हो गए, तो ये साइटोप्लाज्म में होने के पश्चात, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होने के पश्चात, अब ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा आप लोग, यहां पर ये सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये न्यूक्लियस के अंदर रेगुलर डिवीजन करेंगे, न्यूक्लियस रेगुलर डिवाइड होगा, जो स्पोर मेथड, न्यूक्लियस रेगुलर डिवाइड होगा। तो इसका एक न्यूक्लियस है, फिर दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, दो है तो 8 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 है तो 8 हो जाएंगे, 8 है तो 16 हो जाएंगे, और 16 है तो 32 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इस एक सेल के अंदर टोटल 32 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। टोटल कितने न्यूक्लियाई फॉर्म हुए? 32। अब ये जो 32 न्यूक्लियस बने, 32 बने, ये क्या करेंगे कि ये 32 अपने चारों तरफ, ये जो 32 न्यूक्लियाई बन फॉर्म हो गए, यहाँ पर ये अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को घेर लेंगे। ये जो है थोड़ी थोड़ी जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ऐसे कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को, इस तरह से जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ऐसे कवर कर लेते हैं। अब ये जब प्रोटोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म की अमाउंट को कवर कर लेंगे, तो ये एक स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये स्पोर बन जाएंगे। इनको स्पोर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पोर बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो स्पोर बन गया, ये स्पोर इसी के अंदर ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल है। और यह रिप्रोडक्शन मैंने बताया, जो स्पोर मेथड ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो स्पोर का फॉर्मेशन, माने ये इसके एक कंप्लीट सेल थी, कंप्लीट सेल में मेच्योरिटी आई, परिपक्वता आई। मेच्योरिटी के पश्चात इसने क्या किया कि सारे सेल ऑर्गेनल्स को, सारे अपने को जो है सेल मटेरियल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, सिकोड़ लिया, और सिकोड़ लेने के पश्चात फिर इसने क्या किया, यही मेथड सभी में लागू होगा, ध्यान रहे। अभी जिसमें लागू होगा मैं बताऊंगा, तो आप बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो इसलिए आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और करना भी पड़ेगा तो हम रिपीट करेंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास ज्यादा करिए। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, यह भी अपने साइज को इनलार्ज कर लेता है और लगातार जो है डिवीजन करता चला जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 32 बने, माने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, 2 पावर 5, ये 2 पावर 5 तक जाए। तो ये अगर 2 2 जा 4 2 जा 16 2 जा 32, सॉरी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32 2 जा 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32, 16 से 32, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम का डिवीजन हो गया। ये हो गया 2 पावर 5 टाइम का। इस तरह से आपने देखा कि ये डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ये स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर बन जाता है। अब ये स्पोर तो यहाँ पर बन गया, इस स्पोर ने साइटोप्लाज्म के थोड़ी थोड़ी मात्रा को लेकर के कवर कर लिया, इस जो है एकत्रित कर लिया और एक स्पोर बनाया, कंप्लीट स्पोर बनाया। अब देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी स्पोर के अंदर, चूंकि अब ये धीरे धीरे अपनी साइज को इनलार्ज करेगा, अपने आकार को बढ़ाएगा, इसलिए अब ये स्पोर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरह से अब ये देखेंगे इस तरह से ये सेल में पूरी तरह से फैलता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि साइज इनकी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से साइज जब बढ़ेगी, साइज इनकी प्रोपेगेट करेगी, इनलार्ज करेगी। तो अगर इनकी साइज इनलार्ज कर रही है,
ये सेल वॉल के ऊपर जो है एक प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबके अंदर न्यूक्लियस है, सबके अंदर न्यूक्लियस है, सबके अंदर न्यूक्लियस फिलअप हुआ है और ये न्यूक्लियस फिलअप हुआ है। अब ये इनलार्ज करेंगे और इनलार्ज करते हैं तो इनकी बॉडी वॉल रप्चर कर जाती है। सेल वॉल इनकी जो होती है, आउटर वॉल कवरिंग वॉल जो होती है वो रप्चर कर जाती है। रप्चर करना मतलब होता है फट जाना, ब्लास्ट करना नहीं, ब्रेक करना नहीं, रप्चर करना, फट जाना। तो इनकी बॉडी वॉल जो है रप्चर कर जाएगी। जब ये रप्चर हो जाते हैं तो ये जितने स्पोर हैं इन्हीं के अंदर आप ध्यान देंगे कि इन्हीं में धीरे धीरे ऐसे फ्लैजिला का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ऐसे फ्लैजिला का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब ये बाहर आ गए और ये बॉडी वॉल इस तरह से इनकी रप्चर कर गई। ध्यान से देखिएगा फिगर को आप लोग, ये देखिएगा ये फिगर इनका है इस तरह से, ये फिगर इस तरह से आया और जितने भी स्पोर थे सारे के सारे स्पोर, अब ये स्पोर ये बाहर आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं स्पोर, इसके आउटसाइड में आ गया स्पोर। अब अगर स्पोर इसका आउटसाइड में आ गया तो सारे के सारे स्पोर के पास आप देख सकते हैं, सारे के सारे स्पोर के पास देख रहे हैं फ्लैजिला है, फ्लैजिला है। तो यहां पर जो स्पोर, अब ये स्पोर के पास फ्लैजिला है, कुछ जो है बाइफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ टेट्राफ्लैजिलेट होते हैं। तो इसमें फ्लैजिला जो होता है वो दो बेस का देखा गया, टेट्राफ्लैजिलेट जो है मैक्रोजूस्पोर और टेट्राफ्लैजिलेट माइक्रोजूस्पोर। जो है टेट्राफ्लैजिलेट गुरचल बीजाणु, टेट्राफ्लैजिलेट लघुचल बीजाणु। बाइफ्लैजिलेट होता है बाइफ्लैजिलेट स्पोर, द्विकशाभिक बीजाणु होते हैं। तो जो दो कशाभिकाओं वाले हैं उनमें गुरचल और लघुचल नहीं होते हैं, जो है मेगास्पोर माइक्रोस्पोर नहीं होता है। लेकिन जो चतुष्कशाभिक हैं जिनमें कशाभिकाओं की संख्या 4 होती है, 4 होती है, वो टेट्राफ्लैजिलेट माइक्रोजूस्पोर, टेट्राफ्लैजिलेट मेगाजूस्पोर। चतुष्कशाभिक गुरचल बीजाणु और चतुष्कशाभिक लघुचल बीजाणु। इस तरह से यहाँ पर ये बीजाणु का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये लगातार जो है अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 2 पावर 5 मींस 32। ये 32 तक निकलते हैं इसके अंदर से, 32 तक निकले और धीरे धीरे आए। आने के बाद ये जो है 36 से लेकर के 48 घंटे तक, 36 से लेकर के 48 घंटे तक ये फ्री फ्लोटिंग करते हैं, फ्री फ्लोटिंग करते हैं। रातों दिन लगातार ये तैरते रहते हैं पानी के अंदर, ये फ्री फ्लोटिंग करते हैं। और यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग करने के बाद अपने फ्लैजिला को सेट ऑफ कर देते हैं, झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जब इनका फ्लैजिला गिर जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। इस तरह से ऐसे आकर के चले जाएंगे ग्राउंड पर, ये जमीन पर आ जाते हैं। जहां पर स्लो फ्लो रनिंग वाटर होता है उसके बेस पर आ जाते हैं। जहां पर पॉन्ड्स वाटर है, पूल्स वाटर है, डिचेज वाटर है, ड्रीम वाटर है, तो वहां पर बेस पर आ जाते हैं और इनका या अपोजिट होकर बेस पर आ गए और बेसल जो बेस पर आया या बेसल सेल बनाएगा। क्या बनाएगा? बेसल सेल बनाएगा। और इस तरह से ये ऊपर से लगातार ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं, ऊपर से ये लगातार डिवाइड होते चले जा रहे हैं और ये जो है अपनी साइज को लार्ज करते जाएंगे। इस तरह से जब इनकी साइज बढ़ती जाएगी, जब इनकी साइज इस तरह से बढ़ती जाएगी, इस तरह से आपने देखा कि इनकी साइज बढ़ती चली जा रही है। अब इस तरह से इनकी साइज बढ़ती चली गई, इस तरह से आपने देखा कि इनकी साइज बढ़ती चली गई और यहाँ पर आपने देखा कि ये ऊपर की सेल जो है इस तरह से आपने देखा कि ये बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिएगा आप लोग ध्यान से। अब इसमें ये एक यूलोथ्रिस का फॉर्मेशन हो गया, अगर डेवलप कर रहा है इस तरह से। ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई जूस्पोर मेथड की। तो ये टॉपिक ध्यान रहे कौन कौन से टॉपिक चले। पहले टॉपिक में आपने देखा कि एक मैच्योर यूलोथ्रिक्स की सेल में जितने भी जेनेटिक मैटर, जितने भी जो है सेल ऑर्गेनेल्स थे, सब के सब जो है कंस्ट्रक्ट कर गए, सिकुड़ गए और सभी ने कंजॉइनेशन करके, एसोसिएशन करके जो है वह एक सेल का जो है
साइटोप्लाज्म बनाया, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है इसने अपनी साइज में इनलार्ज किया। जब इसकी साइज इनलार्ज हो गई, ये रेगुलर डिवीजन स्टार्ट कर दिया, लगातार विभाजन प्रारंभ कर दिया। जैसे लगातार विभाजन होता जाएगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेंगे। इस प्रकार से 32 स्पोर का 32 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। और जब यहाँ पर 32 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए तो प्रत्येक न्यूक्लियस जो होता है अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ले लेता है, प्रोटोप्लाज्म की थोड़ी थोड़ी मात्रा को ले लेता है। और जब यहाँ पर जीवद्रव्य से घिर जाता है, प्रोटोप्लाज्म से घिर जाता है, तो यहाँ पर ये एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी सेल के अंदर आप देखेंगे तब इनका साइज जो है लगातार इंक्रीज करता जाएगा और इसमें फ्लैजिला आना शुरू करेंगे। जब साइज इंक्रीज करेगा और फ्लैजिला आना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है सेल वॉल को रप्चर कर देंगे, कोशिका भित्ति को तोड़ देंगे। जब इनकी सेल वॉल रप्चर हो जाती है तो ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पर ये 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स आर विजिबल इन water. How many types are visible in water? 3 types are visible in water. First, tetraflagellate, microzoospore, tetraflagellate, megazoospore, biflagellate, zoospore. Biflagellate zoospore. चतुष्कशाभिक बीजाणु, चतुष्कशाभिक गुरचल बीजाणु, चतुष्कशाभिक लघुचल बीजाणु, द्विकशाभिक बीजाणु। इस तरह से इनमें बीजाणुओं की संख्या जो होती है वो 32 तो है, लेकिन 32 में ये देखने में मुख्यतया ये 3 प्रकार के दिखाई दिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैव सिंपली सीन इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द सेल, इन द मिडिल सेक्शन ऑफ द सेल। अब यहाँ पर ये प्रेशर अधिक होने के कारण तो रप्चर हो गया था, टूट गया था। अब ये टूटने के पश्चात आगे बढ़ा। अब ये 36 से लेकर 48 घंटे तक ये फ्री फ्लोटिंग किया, पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता रहा और तैरते रहने के पश्चात अपने फ्लैजिला को सेड ऑफ कर देता है, फ्लैजिला को झाड़ देता है। जब फ्लैजिला इसका सेड ऑफ हो जाता है तो फ्लैजिला के सेड ऑफ हो जाने के बाद ये अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से अपने डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। इसका एपेक्स पोर्शन बेसल पोर्शन हो जाएगा, बेसल पोर्शन एपेक्स पोर्शन हो जाएगा। इस तरह से बेसल पोर्शन जो नीचे आ जाएगा वो बेसल सेल बनाएगा और मिडिल पोर्शन इंटरकैलरी सेल बनाएंगी और अपर पोर्शन जो होता है वो एपिकल सेल बनाएगा। तो बेसल सेल जो होती है वो विदाउट क्लोरोफिलस होती है। ध्यान से सुनिएगा, बेसल सेल विदाउट क्लोरोफिलस होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। बेसल सेल विदाउट क्लोरोफिलस होती है। इंटरकैलरी सेल जितनी भी होती हैं इन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और एपिकल सेल जो होती है, एपेक्स की जो सेल होती है, इस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बट यह सेल कंप्लीट नहीं होती है, जो है स्क्वायर वे में नहीं होती है। यह सेल जो होती है मोस्टली हाफ मून शेप्ड सेल होती है। क्या होती है? हाफ मून शेप्ड सेल, अर्धचंद्राकार कोशिका होती है। लेकिन ध्यान रहे इस सेल में भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा, सिवाय बेसल सेल को छोड़ करके, आधारीय कोशिका को छोड़ करके पौधे की यूलोथ्रिक्स की समस्त कोशिकाओं में जनन की क्रिया होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधारीय कोशिका में नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, पिगमेंट नहीं होंगे, तो पौधे जो है स्पोर के फूड के लिए कहीं से कोई न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म होंगे 32 और स्पोर की संख्या हो जाएगी 32 स्पोर फॉर्म हो गए। अब इन स्पोर के फॉर्म हो जाने के पश्चात आप देख रहे हैं 32 स्पोर फॉर्म हो गए। अब इन स्पोर के फॉर्म हो जाने के पश्चात आप देख रहे हैं जब ये स्पोर बन गया, स्पोर देयर आर सीन इन 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के दिखाई दिए। टेट्राफ्लैजिलेट, माइक्रोजोस्पोर, टेट्राफ्लैजिलेट, मेगाजोस्पोर, बायोफ्लैजिलेट स्पोर। तो द्विकशाभिक बीजाणु, चतुष्कशाभिक गुरचल बीजाणु, चतुष्कशाभिक लघुचल बीजाणु। इस प्रकार से 4 कशाभिकाओं वाले दिखाई दिए। ये 36 से लेकर के 48 घंटे तक 36 आवर्स टू 48 आवर्स ये वाटर में फ्री फ्लोटिंग करते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरने के पश्चात अपने फ्लैजिला को सेट ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं और इनका बेसल जो टॉप पोर्शन और बेसल पोर्शन बना लेता है। और बेसल पोर्शन टॉप पोर्शन मतलब ये जस्ट अपोजिट ऐसे घूम जाएंगे। एक
एंजाइम जो है ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपरी भाग नीचे चला जाएगा, निचला भाग ऊपर चला जाएगा। ऊपर से रेगुलर डिवीजन स्टार्ट होता जाएगा, ऊपर से लगातार विभाजन होता जाएगा और ये लगातार उत्तरोत्तर अपने ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और होल्ड फास्ट जो होता है, बेसल सेल जो होती है वो किसी न किसी होल्ड फास्ट से सबस्ट्रेटम से जाकर के अटैच्ड हो जाती है। जब सबस्ट्रेटम से जाकर के अटैच्ड हो जाएगी तो एपिकल सेल में रेगुलर डिवीजन होता जाएगा। जब एपिकल सेल में रेगुलर डिवीजन होता जा रहा है तो इसका थ्रेड लंबाई में जो है बढ़ता चला जाएगा। सेम एज लाइक यूलोथ्रिक्स, एज लाइक स्पायरोगायरा, एज लाइक ओटोगोनियम। तो इस प्रकार से यूलोथ्रिक्स में भी होता है, इस प्रकार से स्पायरोगायरा में भी होता है। तो इस तरह से लगातार सेल में डिवीजन होता जाएगा और सेल अपनी लंबाई में, थ्रेड अपनी लंबाई में उत्तर बढ़ता चला जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। ऊपर का एपिकल सेल, बीच के इंटरकार्डियल सेल और सबसे लोअर जो है वो बेसल सेल हो जाते हैं। इस तरह से बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां पर आप देखते हैं जब बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक कंप्लीट प्लांट जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये जू स्पोर इसलिए इसको बोला गया, इसका स्पोर वाटर में फ्री फ्लोटिंग कर रहा है, चल रहा है, तैर रहा है। कितने आवर्स तक? 36 to 48 आवर्स तक। ये रहा जू स्पोर मेथड कंप्लीट। अब हम आपको दूसरा मेथड बनाएंगे इसमें, आंचल बीजांड विधि, एप्लानोस्पोर मेथड। आप ध्यान से देखेंगे, जू स्पोर के बाद एप्लानोस्पोर मेथड देखेंगे। ये देखिएगा एप्लानोस्पोर मेथड में हम कहां तक आपको बताते हैं। एप्लानोस्पोर मेथड में देखिएगा सेकंड मेथड पर हम लेके चले आपको एप्लानोस्पोर मेथड। एप्लानोस्पोर मेथड जिसको कहा गया आंचल बीजांड विधि। क्या बोला गया एप्लानोस्पोर मेथड को? आंचल बीजांड विधि बोला गया। आंचल बीजांड विधि बोला गया इसको। सेकंड है एप्लानोस्पोर मेथड। एप्लानोस्पोर मेथड। अब आप देखिएगा आंचल बीजांड विधि। इस बीजांड विधि में देखा यह जाता है कि इसमें ज्यादा स्पोर का फॉर्मेशन, अब आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लांट की सेल हो गई, इस सेल के अंदर आप ध्यान से देखेंगे ये सब साइटोप्लाज्म हो गया और ये साइटोप्लाज्म के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पर जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये यहाँ पर जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, जो स्पोर का निर्माण हुआ, जो बीजाणु का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो एप्लानोस्पोर में 8 होते हैं या 16 होते हैं। तो ये 8 हो सकते हैं अथवा 16 हो सकते हैं। 8 से लेकर 16 तक की इनकी संख्या होती है। एप्लानोस्पोर मेथड, आंचल बीजांड विधि, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं बल्कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है निकलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में होने के कारण, अनफेवरेबल कंडीशन में होने के कारण इसमें इस जो है आंचल कहा गया। आंचल कहा गया, आंचल का मतलब होता है, आंचल का मतलब होता है जिसमें चलने का गुण ना हो, चलजन्य ना हो, जिसमें फ्लैजिया ना पाया जाए। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि निकलते हैं इसके साथ, निकलने के पश्चात आप देख रहे हैं, निकलने के पश्चात आप देख रहे हैं ये स्पोर बने, स्पोर इलाज किया, बस स्पोर बनने का प्रोसेस से मैं लाइक मैंने बताया था पहले ऐसे ही होंगे। स्पोर बनने का प्रोसेस मैंने पहले जैसे ही बताया था कि एक मैच्योर सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल से सबके सब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस सेंट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा और ये सब मटेरियल जो है डिसअपीयर कर जाएंगे और न्यूक्लियस वो डिवाइड हो जाएगा। अब किसी में 32 में डिवाइड हो रहा है, किसी में 8 में डिवाइड हो रहा है, किसी में 16 में डिवाइड होगा, किसी में 4 में डिवाइड होगा। तो ये उसकी किस अवस्था में कितना डिवाइड हो रहे हैं, किसी में 64 होते हैं, किसी में 72 भी डिवाइड हो जाते हैं। अब आप देखेंगे ये डिवीजन जो है बड़ा और ये 16 तक आए और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल हो गई। और इस सेल के अंदर आप देखिए, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो बड़े बड़े स्पोर हैं, ये स्पोर अपनी साइड में बढ़ रहा है। अब ये स्पोर जो अपनी साइड में बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि ये बॉडी वॉल को रप्चर करेगा, तोड़ेगा बॉडी वॉल को।
अब ये बॉडी वाल को तोड़ता हुआ है सीधा बाहर निकलेगा, बॉडी वाल को इस तरह से रप्चर कर देगा, बॉडी वाल को इस तरह से तोड़ देगा। जब बॉडी वाल इसकी इस तरह से टूट जाएगी, बॉडी वाल इसकी इस तरह से रप्चर हो जाएगी, ये सारे के सारे स्पोर बाहर आ रहे हैं। और ये जो स्पोर बाहर आ रहे हैं, ये स्पोर जो बाहर आ रहे हैं इस तरह से आप देखेंगे इनकी स्थिति इस तरह से होती है, स्पोर तो बाहर आ गए और ये यहीं पर जो है जर्मिनेशन डेवलप जो है डिवीजन अपने सेल के अंदर ही अपने पैरेंटल सेल के अंदर ही ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। अपने पैतृक कोशिकाओं में ही ये जो है विभाजन प्रारंभ कर देते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये नीचे की साइड में देखेंगे बेसल सेल बनाएंगे और इस तरह से आप देख रहे हैं, 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 इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल का डिवीजन होता चला जा रहा है। अब ये जो है बना लेता है, ये होल्ड फास्ट बना लेगा, ये सारी आधारी कोश क्या बना, बेसल सेल बनाएगा, ये बेसल सेल बनाएगा, बेसल सेल बनाएंगे। और ये बीच में अब यहाँ पर ये न्यूक्लियर, अब ध्यान से देखेंगे ये सिर्फ चौड़ाई में ज्यादा होती है, लंबाई में कम। और स्पायरोगायरा में लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम, दोनों में अंतर याद रखिएगा। यूलोथ्रिक्स की सेल जो होती है वो चौड़ाई में ज्यादा होती है, लंबाई में कम होती है। और स्पायरोगायरा की जो सेल होती है वो लंबाई में ज्यादा होती है, चौड़ाई में कम होती है। जैसे अपोजिट होते हैं, स्पायरोगायरा में आप देखेंगे कि उनका जो क्लोरोफिल होता है वो कलर वो जो है स्पाइरल शेप्ड होता है, और यूलोथ्रिक्स में आप देखेंगे कि इनका जो क्लोरोफिल होता है वो कलर शेप्ड होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है इनका एक कलर शेप्ड क्लोरोफिल है। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो 16 स्पोर है, ये 16 स्पोर जो होते हैं, ये 16 स्पोर ये देखेंगे, ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए इस तरह से। और यहाँ पर ये हाफ मून शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, याद रहे हाफ मून शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, हाफ मून शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, इस तरह से हाफ मून शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से ऊपर की साइड में, जिसको बोला गया एपिकल सेल बोला गया, क्या बोला गया, एपिकल सेल बोला गया, ये एपिकल सेल हो गए। और इनको बोला गया इंटरकैलरी सेल बोला गया, क्या बोला गया, इंटरकैलरी सेल बोला गया, इंटरकैलरी सेल बोला गया। और थर्ड जो होते हैं बेसल सेल बोला जाते हैं। बेसल सेल किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ करके, किसी भी आधार से जुड़ करके वो प्लांट को डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से अगर ये जुड़ेंगे आप देखेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इनका जो संरचना होगी इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए अब ये बेसल सेल हो गया। और बेसल सेल में आपने देखा, मैंने बताया था भी आपको कि बेसल सेल में आप देख सकते हैं, बेसल सेल में आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का, बेसल सेल में किसी भी प्रकार का जो है वो जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बेसल सेल में किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब बेसल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो बेसल सेल किसी प्रकार का फूड फॉर्मेशन नहीं करेगी, भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं करेगी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है किसी भी आधार से जाकर के ऐड हो जाना, किसी भी आधार से जाकर के जुड़ जाना। जब आधार से जाकर के जुड़ जाते हैं, ये किसी भी आधार से जाकर के जुड़ जाते हैं, इस तरह से किसी भी आधार से जाकर के जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये एयर बबल होता है, उसी के थ्रू ये आधार से जाकर के जुड़ जाते हैं। इस तरह से आकर के जुड़ गए, इस तरह से आकर के जुड़ गए, इस तरह से आकर के जुड़ गए, ये आधार से आकर के जुड़ गए। और यहाँ पर आपने देखा कि ये कौन जो है ये किसी भी आधार से आकर के जुड़ जाते हैं इस तरह से। और ये कंप्लीट यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक कंप्लीट यूलोथ्रिक्स का प्लांट डेवलप कर देते हैं। तो ये मेथड होता है एप्लानोस्पोर मेथड। ये सब अलैंगिक है, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक है। किस लिए? अभी अब तक आपने ये नहीं देखा कि इसमें कहीं पर जो है गैमीट का फ्यूजन हुआ हो, कहीं पर इसके लैंगिक अंगों का फ्यूजन हुआ हो। गैमीट जब तक फ्यूज नहीं करेंगे तब तक जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है। अभी आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने जो है पहला मेथड बताया जूस्पोर मेथड, दूसरा मेथड बता रहा है एप्लानोस्पोर मेथड। अब तीसरा मेथड मैं बताने चल रहा हूं आपको हिप्नोस्पोर मेथड। हिप्नोस्पोर मेथड ये जो है तीसरा मेथड है हिप्नोस्पोर मेथड।
और ये जो हिप्नोस्पोर को कहा जाता है सुप्त अवस्था। हिप्नोस्पोर क्या बोलते हैं? सुप्त अवस्था बोलते हैं हिप्नोस्पोर। ये ध्यान से देखें।